नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कई अरब देशों और संयुक्त राष्ट्र ने गजा पट्टी में सभी मानवीय मदद की एंट्री रोकने के लिए इजरायल की निंदा की है। मिस्र और कतर ने कहा है कि रविवार को इजरायल की ओर से उठाया गया यह कदम युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इसे चिंताजनक बताया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनके देश ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हमास मानवीय सहायता की सप्लाई से सामान चुरा रहा था और उसका इस्तेमाल अपनी आतंकवादी मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए कर रहा था। साथ ही इजरायल ने हमास पर गजा में युद्ध विराम बढ़ाने की अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज करने का भी आरोप लगाया। ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स और मध्यस्थ कतर और मिस्र सहित कुछ अरब देशों ने युद्धग्रस्त गजा में सभी सहायता को रोके जाने के इजरायल के फैसले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इस कदम को खतरनाक बताते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सहायता तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑक्सफैम ने कहा कि सहायता तत्काल जरूरतों वाले नागरिकों का मौलिक अधिकार है और सौदेबाजी का सौदा नहीं है। सऊदी अरब ने कहा कि सहायता को जबरन वसूली और सामूहिक दंड के टूल के रूप में इस्तेमाल करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कतर, मिस्र और जॉर्डन ने भी इजरायल के फैसले की तीखी आलोचना की, जो रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत में आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया। उन्होंने पोस्ट में घोषणा की है कि कल की रात बड़ी होगी। ट्रंप ने लिखा कि कल की रात बड़ी होगी, मैं इसे वैसे ही बताऊंगा जैसे ये है। बता दें, ट्रंप कल रात कांग्रेस में एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप का संबोधन स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन जैसा होगा, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका को फिर से मजबूत स्थिति में ला दिया है। ट्रंप के साथ तू मैं के बाद अब जेलेंस्की ने फिर से ट्रंप के सामने हिम्मत दिखाई है। अमेरिका से आवाज उठ रही है कि जेलेंस्की को इस्तीफा देना चाहिए, इनसे बात नहीं हो सकती है, लेकिन अब जेलेंस्की बोले हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि जेलेंस्की को पद छोड़ देना चाहिए। इस पर अब जेलेंस्की ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी राय मायने रखे तो वो यूक्रेन जा सकते हैं और नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें यूक्रेन की नागरिकता दे सकता हूं, वो हमारे देश का नागरिक बन जाएं और फिर उनकी आवाज़ में वजन बढ़ जाएगा और मैं उन्हें यूक्रेन के नागरिक के रूप में इस मुद्दे पर सुनूंगा कि राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। बता दें, लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि जेलेंस्की को इस्तीफा देना होगा और किसी को भेजना होगा जिसके साथ हम व्यापार कर सकें या उन्हें बदलने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की का नेतृत्व यूएस यूक्रेन संबंधों में बाधा बन गया है। जेलेंस्की ने ब्रिटिश मीडिया से कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में उनकी जगह लेना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लिए नाटो की मेंबरशिप के बदले वो पद छोड़ सकते हैं। वो बोले कि अगर वो मेरी जगह लेते हैं, जो चल रहा है उसे समर्थन दिया जाता है, तो बस मुझे बदलना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव कराना ही काफ़ी नहीं है, आपको मुझसे बातचीत करनी होगी। बता दें, ट्रंप से बहस के बाद अमेरिका से जेलेंस्की को हटाने की आवाज़ उठ रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट ने CNN को बताया कि हमें एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमसे डील कर सके, रूस से डील कर सके और इस युद्ध को ख़त्म कर सके। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर रिपब्लिकन माइक जॉनसन ने भी सवाल किया कि क्या जेलेंस्की इस पद के लिए ठीक हैं, या तो उन्हें होश में आने और कृतज्ञता पूर्वक मेज पर वापस आने की जरूरत है, या किसी और को देश का नेतृत्व करने की जरूरत है। हालांकि जेलेंस्की ने भी साफ जवाब दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर लिखा है कि पुतिन के बारे में चिंता करने के बजाय और दूसरे गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी बलात्कार गिरोहों, ड्रग माफियाओं, हत्यारों और मानसिक अस्पतालों से जो लोग हमारे देश में आ रहे हैं, इन मुद्दों पर हमें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए ताकि हमारा हाल भी यूरोप जैसा ना हो जाए। बता दें, इससे पहले रविवार को लंदन में यूक्रेन के मुद्दे पर कई यूरोपीय देशों के नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मिलकर बातचीत की। इस मुलाकात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हालिया घटना के बाद उन्हें यूरोप से स्पष्ट समर्थन मिला है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में भारतीय महिला शहजादी खान को मौत की सजा दी गई है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि शहजादी खान को 15 फरवरी को मौत की सजा दी जा चुकी है। अब 5 मार्च को उन्हें दफनाया जाएगा। 33 साल की शहजादी खान उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। वो संयुक्त अरब अमीरात में एक घर में हाउस हेल्प के तौर पर काम कर रही थी। वो एक बच्चे की केयर कर रही थी। उसकी मौत के लिए शहजादी खान को जिम्मेदार ठहराया गया।
राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र को ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि देश भर में हजारों दलित पिछड़े न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर जगह जातिगत जनगणना की मांग गूंज रही है। ऐसे वक्त में भाजपा सरकार द्वारा जानबूझकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली संवैधानिक संस्थाओं में अहम पदों को खाली रखना उनकी दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दिखाता है। मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया है। इससे एक दिन पहले उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के अहम पदों से हटा दिया था। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कल आकाश आनंद को पार्टी से निकाले गए। उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया था। उनसे उम्मीद की गई थी कि वो पछताएंगे, लेकिन इसके उलट आकाश ने जो लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक परिपक्वता का नहीं, बल्कि उसके ससुर के प्रभाव से भरी हुई स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। परंपरा को बनाए रखते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और आंदोलन के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जीते जे कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब इसके बाद इस पर आकाश आनंद का पहला बयान आया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। अपनी पोस्ट में आकाश आनंद ने कहा है कि बहन जी का हर फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है और वो मायावती के हर फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने लिखा कि बहन जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि संविधान के 75 साल बाद भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी को पुलिस को कम से कम अब समझना होगा। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने जो कविता अपलोड की थी उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। याचिका में एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस ओका ने टिप्पणी की कि ये समस्या है, अब किसी के मन में रचनात्मकता के लिए कोई सम्मान नहीं है। अगर आप इसे सीधे तौर पर पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि अगर आप अन्याय भी सहते हैं तो उसे प्यार से सहें, भले ही लोग मर जाएं, हम इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पार्टी के बाकी सांसदों के साथ दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों से गैर निवासियों को पश्चिम बंगाल में लाकर उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा रही है। डेरेक ओब्रायन ने इसे एपिक स्कैम करार दिया और दावा किया कि ये मुद्दा पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को सबसे पहले उजागर किया था। वहीं डेरेक ओब्रायन ने इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से दी गई प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि आयोग ने गलती स्वीकार की है लेकिन मान्यता नहीं दी है। डेरेक ओब्रायन ने कहा यहाँ के वोटरों को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनकी वोटिंग एक जैसे एपिक नंबर वाले लोग करेंगे जो बाकी राज्यों से लाकर चुपचाप वोट डालेंगे। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने चुनाव आयोग के बयान पर भी सवाल उठाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के लोगों से तुरंत बच्चे पैदा करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि राज्य की सफल परिवार नियोजन योजनाओं ने उन्हें नुकसान में डाल दिया है। स्टालिन ने चेतावनी दी कि जनसंख्या आधारित परिसीमन तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। स्टालिन ने कहा कि पहले हम कहते थे कि आप अपना समय लीजिए और बच्चे प्लान करिए, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और हमें अब ये कहना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि हमने परिवार नियोजन की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया और हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। राज्य पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में बात करते हुए स्टालिन ने कहा, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप समय लें, बल्कि तुरंत बच्चे प्लान करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज के पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद द्वारा किए गए भाषण की आलोचना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
राज्य ने तर्क दिया कि एफआईआर को आंशिक रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है और अगर कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो न्यायालय याचिका पर विचार नहीं कर सकता। बिहार में नीतीश कुमार ने सोमवार को 2025-26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। पेश किया गया ये बजट बीते साल के बजट से 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में गरीब लड़कियों के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना के साथ साथ महिलाओं के लिए पटना में जिम ऑन व्हील शुरू की जाएगी। सभी प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, पिंक बस का परिचालन, महिलाओं के लिए वाहन प्रशिक्षण सेंटर खोले जाएंगे। इन योजनाओं में वाहन चालक, कंडक्टर से लेकर प्रशिक्षक तक महिलाएं होंगी। ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन खरीद में महिलाओं को अनुदान दिया जाएगा। महिला सिपाहियों को उनके पदस्थापन थाने के पास घर की सुविधा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण कराया जाएगा। बाजार समितियों को फिर से एक्टिव किया जाएगा। 21 कृषि उत्पादन बाजार को आधुनिक बनाने के लिए 1289 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के वजन पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने टिप्पणी की। इसके बाद अब कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि शमा मोहम्मद ने मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी पर जो टिप्पणी की है वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया एक्स से अपना पोस्ट हटाने और बेहतर व्यवहार करने के लिए कहा गया है। वहीं कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने सफाई दी है और कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों के सामान्य फिटनेस पर कॉमेंट किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.